Hello, good morning. So, let's start with our first question. What among the following was written by gentlemen, for gentlemen and about gentlemen? तो वो हम कहेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स को. ओके, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को आप रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से भी जानेंगे और चार्ल्स लैम्ब ने ही रेस्टोरेशन कॉमेडी को आर्टिफिशियल कॉमेडी कहा था. ओके, और ये जो द रेस्टोरेशन कॉमेडी है, द रेस्टोरेशन कॉमेडी वाज रिटन फॉर द लिमिटेड कोर्ट सोसाइटी. ओके, और अगर हम शेप देने की बात करें तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स को जो शेप दिया था वो विलियम कॉन्ग्रेव ने दिया था. ओके, और शेक्सपियर के प्ले की बात करें तो शेक्सपियर का प्ले मच अडू अबाउट नथिंग से लेके जो लव लेवर्स लॉस्ट वगैरह हैं, ये सब कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अर्ली एग्जाम्पल हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु क्लेम टू राइट फिक्शन दैट कुड बी कॉल्ड कॉमिक इपिक इन प्रोज? ओके, किसने क्लेम किया था फिक्शन लिखने के लिए दैट कुड बी कॉल्ड, जिसको कहा गया कॉमिक इपिक इन प्रोज? तो ये कहा था हेनरी फील्डिंग ने. ओके, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ इसमें कि जूनियर एडिट में क्वेश्चन आया था 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल. तो जो ये हमारे चारों ऑप्शन है ना, यही हमारे 4 व्हील्स हैं इंग्लिश नॉवल के. सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोपियस स्मॉलेट और लॉरेंस स्टर्न. ओके, ये चारों को 4 व्हील ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है. जो हमारा 2021 में पेपर हुआ था जूनियर एडिट का, उसमें ये क्वेश्चन आया था. ओके, हाउ ओल्ड इज़ द यंग गर्ल इन द पोएम इन VR7? जो VR7 पोम है, इसमें जो यंग गर्ल है वो कितने साल की है? आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो इसके बारे में, इसकी समरी. तो वो जो गर्ल थी वो थी 8 ईयर ओल्ड. ओके, और जो गर्ल के 2 डैड सिबलिंग हैं उनके नाम हैं जेन JANE और जॉन JOHN. ओके, और वर्ड्सवर्थ को जो ये VR7 है, इसको लिखने का आइडिया तब आया था जब वो 1793 में अपने फ्रेंड विलियम कल्वर्ट, ओके CALVERT, विलियम कल्वर्ट से सेपरेट हो रहे थे. तब उनको ये VR7 लिखने का आइडिया आया था. ओके, और VR7 को ना 1820 में रिपब्लिश भी किया गया था एज ए ब्रॉड साइड, और इस बार जो इसका टाइटल था द लिटिल मेड एंड द जेंटलमैन. ओके, ऐसे करके था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ पोइटिक प्रोसेस एज डिस्क्राइब बाय वर्ड्सवर्थ? यू नो, वर्ड्सवर्थ ने 4 स्टेज बताई पोइटिक प्रोसेस की. तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी नहीं है. 3 तो लिखी है, एक हम बताएंगे. तो एक तो ऑब्जर्वेशन है, ओके, रिकलेक्शन है, ऑब्जर्व करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिर क्या करेंगे, कंपोजिशन करेंगे. तो इसमें जो ये ऑप्शन है मेमोराइजेशन, ये नहीं है. ओके, ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्टरिंग और कंपोजिशन, ये 4 स्टेज बताएंगे वर्ड्सवर्थ ने पोइटिक प्रोसेस की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू विच एनिमल डज द स्पीकर लाइकन द यूथफुल वर्जन ऑफ देमसेल्फ इन टिंटन एवे? यू नो, टिंटन एवे काफ़ी पॉपुलर है, आपको पता ही है, 1798 में आई थी. तो किस एनिमल से स्पीकर जो है पसंद करता है, स्पीकर पसंद करता है जो यूथफुल वर्जन है ऑफ देमसेल्फ, सॉन्ग का, टिंटन एवे में? हमें ये बताना है. तो उसमें आया था एक लाइन, आपने पढ़ी होगी तो, रो. ओके, और मतलब वो रो की तरह होना उसका वर्जन पसंद करता है. ओके, और आपको पता होगा टिंटन एवे क्या थी, ड्रीकल वैलेट में सबसे लास्ट थी, और ब्लैंक वर्स में है, अनराइम लाइन है, आयमिक पेंटामीटर में है. कि जो ईच सेक्शन है पोएम का वो कंपोज्ड हुआ है, कंपोज्ड ऑफ वर्स पैराग्राफ. ओके, और टिंटन एवे में 2 कॉन्शियसनेस की बात होती है ना, ये प्रिलूड में भी हुई थी 2 कॉन्शियसनेस की बात, और टिंटन एवे में भी हुई है. मतलब जो 2 कॉन्शियसनेस है वो यहाँ डिनोट कर रही है जो पोएट की प्रेजेंट सेल्फ था और पास्ट सेल्फ. यू नो, आपको पता है ना, ये 1798 में आई थी. इससे 5 साल पहले
1793 में भी आए थे ना वो यहाँ पे, तो ये उनकी जो 1798 वाली थी टिंटन एबे, ये उनकी रीविजिट थी। ओके, मतलब सेकंड विजिट थी। तो दो कॉन्शियसनेस हो गई, एक प्रेजेंट सेल्फ वाली और पोएट की पास्ट सेल्फ वाली, तो टू कॉन्शियसनेस की बात यहाँ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्टर क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 2 एंड योंडर इज द मून। ओके, ये लाइन कहाँ पे आपकी रुकी ये बताना। तो द मिनिस्टर क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 2। ओके, इसमें जो फादर होता है ना, ये लाइन है, आपको बता दूँ पहले तो, ये लाइन है लूसी ग्रे की। इसमें जो फादर है ना, वो अपनी डॉटर को भेजता है बाहर एट 2 o'clock, लिखा है ना स्ट्रक 2, घड़ी में जब 2 बजे इन द आफ्टरनून, और वो उससे कहता है कि वो क्या लेके जाए, ही आस्क हर टू टेक ए लैंटर्न। ओके, उसको लैंटर्न लेके जाने को कहता है, और लूसी जो है ग्लैडली खुश होके चली जाती है। और फिर क्या हो जाती है, वो लॉस्ट इन स्टॉर्म, मतलब वो खो जाती है, वो इतनी आगे चली जाती है। फिर उसके पेरेंट्स उसको ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। लूसी ग्रे की समरी आपने पढ़ी होगी। ओके, तो लूसी ग्रे के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है लूसी पोएम का जो सीरीज़ था ना, उस ग्रुप में नहीं थी। ओके, और मतलब नाम से ऐसा लगेगा कि ये लूसी सीरीज की है, बट ये लूसी सीरीज की नहीं है। ओके, और लूसी ग्रे लिखी गई थी एट गोसलार इन जर्मनी इन 1798। ओके, जब वर्ड्सवर्थ और डोरोथी एक शॉर्ट टूर के लिए गए थे। और लूसी ग्रे के बारे में इट्स ए लिरिकल बैलेड। ओके, 16 स्टैंजा ऑफ 4 लाइन। ओके, और जो मैरी मूर मैन है, उन्होंने क्या बोला था लूसी ग्रे को, ये जो है मोस्ट हाउंटिंग मोस्ट हाउंटिंग ऑफ ऑल हिज बैलेड ऑफ चाइल्डहुड। ओके, ये किसने बोला था, मैरी मूर मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हार्ट लीव बेल इज द नेम ऑफ ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। हार्ट लीव बेल इज, ओके, ये क्या है, जब मैंने इसको पढ़ा था ना हार्ट लीव बेल, तो मुझे ये वाली पोएम याद आ गई। कौन सी, वो थी ना माई हार्ट लीव्स अप, वर्ड्सवर्थ की। लेकिन ये वो नहीं है, ये उससे अलग है। ओके, याद रखना है, ये भी वर्ड्सवर्थ की ही है। ओके, और इसमें जो ये हार्ट लीव बेल है, इसका मतलब है ए स्मॉल स्प्रिंग ऑफ वाटर। ओके, और पब्लिश हुई थी ये 1800 में इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड। ओके, और हार्ट लीव बेल में जो है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो एज ए रिमाइंडर इसमें जो है, मतलब याद दिलाता है, वो ये एक रिमाइंडर की जैसे है कि लोगों को पीपल शुड रेस्पेक्ट नेचर एंड केयर फॉर इट। ओके, और इसमें जो दूसरा इशू मतलब पोएम में डिस्कस किया गया है, तो वो ये किया गया है कि मतलब आर्ग्यू किया गया है फॉर, मतलब हमें जो है एनिमल्स के लिए क्या होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। ओके, एक एनिमल्स की बात भी की गई है इसमें, एनिमल्स की केयर की। ओके, और नेचर की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्पीकर सी नेचर एज एन अडल्ट इन टिंटन एबे। टिंटन एबे में स्पीकर नेचर को कैसे देखता है, तो वो क्या करता है, ही रिडिक्यूल इट, वो उसका रिडिक्यूल करता है, मतलब मजाक बनाता है। मैंने आपको बताया था कि जब पहले वर्ड्सवर्थ आते हैं 1793 में, तब मतलब कुछ और नेचर था, फिर वो 1798 में आए, तब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। तो जब वो चाइल्डहुड में देखते हैं तो तब उन्हें नेचर बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और अडोरेबल लगता था। ओके, लेकिन अब चूंकि हम धीरे धीरे ह्यूमन क्या कर रहा है, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो जब वो एज एन अडल्ट देखते हैं तो वो क्या करते हैं, हे रिडिकुलेट, उसका रिडिकुलेट करते हैं, मजाक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ फिल्स अ लैप विथ प्लेजर ऑफ हर ओन, यर्निंग सी हैज इन हर ओन नेचुरल काइंड। ये लाइन बतानी है आपको कहाँ से। ओके, तो अर्थ जो है, द अर्थ इज फुल ऑफ, अर्थ किससे भरी हुई है, इट्स ओन काइंड ऑफ डिलाइट, अपने ही प्रकार की डिलाइट से, प्लेजर से, लिखा है ना, विथ प्लेजर ऑफ हर ओन, अपने ही, और क्या है, सी हैज इन हर ओन नेचुरल काइंड,
अपने ही काइंड के डिलाइट से और अपने ही नेचुरल किससे लॉन्गिंग से भरी हुई है अर्थ। तो आप हमें बताना है, बताओ ये कहाँ की है। ये है लाइन ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की, ओके। और एक पोएम कंपोज हुई थी बिटवीन 1802 से लेके 1806 के अराउंड, ओके। और वो कहाँ पर रह रहे थे, ग्रासमेयर में। और ये पब्लिश हुई थी 1807 में इन द कलेक्शन ऑफ पोएम इन 2 वॉल्यूम, ओके। और इसका कंप्लीट टाइटल था इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ओके। और इरेगुलर ओड है ये, इसको ग्रेट ओड के नाम से भी जाना जाता है। जब इसका फर्स्ट से लेके 4th स्टैंजा पब्लिश हुए थे 1802 में, ओके। और 7 स्टैंजा बाद में इसमें ऐड किए गए थे, ओके। और इंटीमेशन के बारे में, इट वाज इंस्पायर्ड बाय हेनरी वोगम्स द रिट्रीट, ओके। और इसके बारे में एक रेस्पॉन्स था जो एसटी कॉलेज का रिजेक्शन एंड ओड था ना, उसके रेस्पॉन्स में लिखी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ फादर वाज टू द अर्ल ऑफ लॉन्सडेल, ओके। विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर क्या थे, वो एक लॉयर थे, ओके। उनके फादर हिज फादर वाज सॉलिसिटर टू जेम्स लोथर अर्ल ऑफ लैंसडन, ओके। और उनके फादर का नाम मैंने आपको बताया था, जॉन वर्ड्सवर्थ है। हमारे जो टीजीटी में 4 राइटर हैं उनके बारे में एक चीज़ सिमिलर है कि जो सबके फादर हैं ना उनमें बस जॉन लगाना है आपको। जैसे वर्ड्सवर्थ के फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर, मिल्टन के फादर जॉन मिल्टन, ओके। गाल्सवर्दी के फादर जॉन गाल्सवर्दी। और वर्ड्सवर्थ की मदर का नाम क्या था, एनी कुक्सन, ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके। और जो उनकी मदर थी ना, वो जो मदर थी उनकी एनी कुक्सन, वो मर गई थी 1778 में, जब वर्ड्सवर्थ केवल 8 साल के थे। और उनके फादर मर गए थे, वॉज डाइड इन 1783, जब वर्ड्सवर्थ कितने के थे, 15 ईयर्स ओल्ड, ओके। वो सेकंड सन थे किसके, जॉन एंड एनी वर्ड्सवर्थ, मतलब जो उनके वो थे पेरेंट्स, उनके सेकंड सन थे। कितने बच्चों में, 5 चिल्ड्रन में, याद रखेंगे, मे बी कुछ पूछ लिया जाए इससे। और वर्ड्सवर्थ का जो इंटरेस्ट है ना पोइट्री में, वो डेवलप हुआ था उनके फादर की लाइब्रेरी से, ओके। और वो वहाँ पे भी गए थे, हॉक्सगेट ग्रामर स्कूल में, वहाँ से भी डेवलप हुआ था इंटरेस्ट किसमें, पोइट्री में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ 3 कास्केट 1913, ये किसकी बुक है, ये बुक है सिगमंड फ्राइड की, ओके। ये आपको बता दूं कि जो ये 3 कास्केट हैं, ये उन कास्केट की बात हो रही है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है ना, गोल्ड कास्केट, सिल्वर कास्केट, लेड कास्केट, उन्हीं कास्केट की बात हो रही है। जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो क्या चुनता है, वो क्या चूज करता है, वो गोल्ड कास्केट चूज करता है। क्यों चूज करता है, मतलब उस पर लिखा हुआ था ना इंस्क्रिप्शन, उस पर लिखा हुआ था कास्केट पे कि द चूजर विल गेन वॉट मैनी मैन डिज़ायर, मतलब जो चुनेगा ना उसको वही मिलेगा जो बहुत से लोग क्या करते हैं, डिज़ायर करते हैं। लेकिन जब अंदर इंस्क्रिप्ट आया, जो मतलब अंदर लिखा था इंस्क्रिप्शन, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहीं से लाइन फेमस है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उसने गोल्ड कास्केट चुनी कि अगर वो चुनेगा तो उसको पोर्शिया मिलेगी, पोर्शिया से उसकी शादी होगी। लेकिन यहीं से वो कोटेशन चली थी शेक्सपियर की जो हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पता चला कि उसमें क्या है, उसमें उसको क्या मिला, एक स्कल मिला, एक खोपड़ी मिली उसके अंदर कास्केट की, ओके। जो प्रिंस ऑफ एरागोन है वो क्या चुनता है, वो सिल्वर कास्केट चुनता है। उसके इंस्क्रिप्शन, उस पर क्या इंस्क्रिप्टेड था, उस पर यह था कि हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, जो मुझे चुनता है उसको उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। लेकिन उसको क्या मिलता है, मोरक्को सॉरी एरागोन को क्या मिलता है, प्रिंस ऑफ एरागोन को, उसको मिलता है द पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट, ओके। आपने समरी पढ़ी होगी इसकी, मर्चेंट ऑफ वेनिस की, उसको क्या मिलता है, पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट, ब्लिंक करता हुआ इडियट का पोर्ट्रेट मिलता है उसको। और वसेनियो किसको चुनता है, लेड कास्केट को चुनता है, उसमें उसको क्या मिलता है, पिक्चर ऑफ
पोर्शिया, बाद में उसकी शादी भी उससे ही होती है। ओके, द 8 o'clock a clear March night, the moon is up, the sky is blue. This poem begins with this line. अब बताना ये कौन सी पोएम से शुरू होती है। तो इससे शुरू होती है द इडियट बॉय। ओके, ये इडियट बॉय की पहली लाइन है। एक बैलेड है, ये पब्लिश हुआ था, मतलब लिरिकल बैलेड में हुआ था ये पब्लिश, इडियट बॉय। और इडियट बॉय 8 o'clock 8 बजे हैं, क्लियर मार्च नाइट है, मून अप है, चांद है निकला हुआ है, स्काई कैसा है, ब्लू है। तो लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुआ था, मैंने आपको बता दिया। जो इडियट बॉय है नरेटिव है फॉर्म में, और पोएम जो है हमें बताती है। इडियट बॉय में जो है एक स्टोरी है, एक कंट्री वुमेन होती है बेटी फॉय। ओके, नाम याद रखेंगे, BETTYFOY। एक कंट्री वुमेन होती है बेटी फॉय, एंड जो उसका मेंटली हैंडीकैप सन होता है। ओके, हैंडीकैप सन उसका बेटा होता है। तो उसकी कहानी है, उसकी स्टोरी है, उसकी वो काफ़ी चिंता करती है। और पोएम किसकी है, मतलब ये तो आपको पता ही है, वर्ड्सवर्थ की है। 463 लाइन है पोएम में, और 5 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है। ओके, काफ़ी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज स्काईलार्क इज इथर्नल मिनिस्टर एंड पिलग्रिम ऑफ द स्काई। किसकी बात हो रही है ये बात हो रही है वर्ड्सवर्थ के स्काईलार्क की। ओके, वर्ड्सवर्थ का स्काईलार्क, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वर्ड्सवर्थ ने टू द स्काईलार्क लिखा है, और उसकी ही ये ओपनिंग लाइन है। ओके, स्काईलार्क की, टू द स्काईलार्क की। और इसमें क्या कर रहा है, हुज स्काईलार्क, मतलब पूछा है किसका स्काईलार्क, तो जो सैली हैं, हार्डी हैं, इन्होंने भी स्काईलार्क पे पोएम लिखी है। तो हमें ये बताना था कि किसके स्काईलार्क है जिसकी बात हुई है, इथर्नल मिनिस्टर एंड ए पिलग्रिम ऑफ द स्काई। इसमें क्या कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ, वो क्या कर रहे हैं स्काईलार्क को मतलब पुकार रहे हैं। वर्ड्सवर्थ इम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो ये वर्ड है ना, वर्ड कौन सी, स्काईलार्क, ये क्या है, एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे है। कहाँ पे, इन द स्काई, आसमान में। ओके, और जो इथर्नल मिनिस्टर है ना, ये रिफर करता है एक जो सिंगर है ना मिडिवल टाइम्स के, बहुत ही डेलिकेट सिंगर, उनको रेफर करता है। ओके, और टू द स्काईलार्क के बारे में ये एक कंपोज हुई थी रिडल माउंट में 1825 में, और पब्लिश हुई थी 1827 में। ओके, 2 स्टैंजा में है ये पोएम, 6 लाइन ईच। ओके, और शैली ने भी लिखा था, मैंने आपको बता दिया। शैली ने भी एक ओड लिखा था, शैली का ओड था टू ए स्काईलार्क, कंफ्यूज नहीं होना, शैली का था टू ए स्काईलार्क और वर्ड्सवर्थ का टू द स्काईलार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डिपिक्टेड, मतलब किसको वर्णन किया गया है एंटोनियो का लव फॉर वेसेनियो, किसने बताया है एंटोनियो ने का लव किसके लिए, वेसेनियो के लिए, एज होमोसेक्सुअल। एंटोनियो और वेसेनियो 2 फ्रेंड होते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो किसको ऐसा लगता है, ये W.H. ओडन है ना, इन्होंने एक वर्क लिखा था ब्रोदर्स एंड अदर्स, उसमें बोला है। ओके, फेट ऑफ द नॉर्टन इज द सबटाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किसकी सबटाइटल है ये, तो ये सबटाइटल है द वाइट डो ऑफ रेलिस्टोन। ओके, लॉन्ग नरेटिव पोएम है ये एक, इसका सबटाइटल है ये। और ये जो है मतलब वाइट डो ऑफ रेलिस्टोन, इट इज सेट इन क्वीन एलिजाबेथ टाइम। ओके, जब रिवोल्ट चल रहा था नॉर्थन अल्स का। ओके, और वर्ड्सवर्थ ने जो ये लिखी है द वाइट डो ऑफ रेलिस्टोन, इसमें ना इन्होंने मतलब क्या किया, पे किया है। वर्ड्सवर्थ पे होमेज टू स्पेंसर फेरी क्यून। ओके, स्पेंसर के फेरी क्यून को। ओके, और 1808 के अराउंड लिखी हुई थी ये, और रिवाइज नहीं की गई थी, तो फाइनली जो पब्लिश हुई थी 1815 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच पोएम वर्ड्सवर्थ पे होमेज टू स्पेंसर फेरी क्यून। ओके, ये भी मैंने आपको बता ही दिया, किसको होमेज है, जो स्पेंसर के फेरी क्यून के लिए, वाइट डो ऑफ रेलिस्टोन का।
ओके, अभी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा, हिज यानी कि वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क इज द डोजन शॉर्ट पीसेस। ओके, जो वर्ड्सवर्थ का बेस्ट वर्क है किसमें है, दर्जनों शॉर्ट पीसेस में है। किसने बोला था ये स्टेटमेंट था अर्नोल्ड का। ओके, और अर्नोल्ड ने बोला था वर्ड्सवर्थ के लिए, और अर्नोल्ड ने क्या बोला था वर्ड्सवर्थ के लिए, अर्नोल्ड ने कहा था वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ओके, अर्नोल्ड ने ये भी बोला था कि वर्ड्सवर्थ का जो नाम है ना, वर्ड्सवर्थ नेम शुड स्टैंड अबव आर चीफ पोइटिकल नेम बिसाइड शेक्सपियर एंड मिल्टन। ओके, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या बोला था, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के बारे में, कि उनकी जो पोइट्री है वो क्या है, रियलिटी है, और हिज फिलॉसफी इज इल्यूजन। ओके, बहुत सारी बातें बोली हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सप्लीमेंट्री टू द प्रीफेस केम इन द ईयर, ये बताना है कौन से ईयर में आई थी, ये आई थी 1815 में। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक, प्लेटो के रिपब्लिक के बेसिस पे दे ट्राइड टू फाउंड ए यूटोपियन सोसाइटी, उन्होंने कोशिश की एक यूटोपियन सोसाइटी को फाइंड करने का, मतलब जिसको क्या कहा, पेंटिसोक्रेसी। हु आर दे, कौन थे वो, ये बताना है। तो ये बात चल रही है कोलरिज और सदी की। ओके, इन्होंने क्या दिया, इगैलिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब इन्होंने ये कहने की कोशिश की, क्या होता है इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट, मतलब सोसाइटी का ये होता है कि ऑल आर इक्वल, मतलब सब लोग क्या है, समान है, जो कि वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो संभव नहीं है। ओके, तो पेंटिसोक्रेसी के बारे में किसने बात की है, कोलरिज ने और सदी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर 1848 एंड आउटलाइन ऑफ द लाइफ ऑफ शेक्सपियर, ये किसके वर्क है, ये बताना है। ये वर्क है जेम्स पोर्चार्ड हैलीबल के। ओके, हैलीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके वर्क हैं, याद रखने, ए गुड बुक इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट, हु सेड सो, किसने कहा, एक जो अच्छी किताब होती है वो क्या है, प्रीशियस लाइफ ब्लड है ऑफ ए मास्टर स्पिरिट, मास्टर स्पिरिट की, ये बोला था, किसने बोला था, ये बताना है हमें। ये बोला था मिल्टन ने। मिल्टन का किस में बोला था, एरोपैजिटिका में 1644 में आई थी। और मिल्टन ने क्या किया था, एरोपैजिटिका में कोशिश की थी ना, उस एरोपैजिटिका में उन्होंने क्या किया था, डिफेंड किया था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फ्रीडम को। और एरोपैजिटिका में उन्होंने ये भी बोला था कि हु विल डिस्ट्रॉय ए गुड बुक, जो एक अच्छी किताब को डिस्ट्रॉय करता है, किल्स रीजन इटसेल्फ। ओके, और जब ये पब्लिश हुआ था एरोपैजिटिका 1644 में, तो उस समय क्या थी, इंग्लिश सिविल वार हाइट पे था। ओके, और आपको बता ही दिया इसके बारे में कि मिल्टन क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं इसमें डिफेंड करने की, किसको डिफेंड करने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट था मिल्टन के द्वारा, जो अगेंस्ट था सेंसरशिप के। ओके, किसकी बात कर रही हूँ मैं, एरोपैजिटिका की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क, किसने रिमार्क दिया कि मिल्टन का ब्लैंक वर्स इज द ओनली ब्लैंक वर्स इन द लैंग्वेज में एक्सेप्ट शेक्सपियर, केवल शेक्सपियर के सिवाय, दैट डिजर्व द नेम ऑफ वर्स, जो डिजर्व करता है किसका नाम, वर्स का। ये बात बोली है हैजलिट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्फ एंड शेफर्ड डांस नो मोर बाय सैंडी लेडल्स लिलिहिट बैंक, ये लाइन बतानी है आपको, कहाँ पे आई है। ओके, ये लाइन है आर्केड्स की, आर्केड्स ही है, याद रखनी है, मास्क है ये, आर्केड्स परफॉर्म हुआ था 1634 में। ओके, ये मास्क जो है सेलिब्रेट करने के लिए लिखा, मतलब परफॉर्म हुआ था जब, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए हुआ था द कैरेक्टर ऑफ एलिस स्पेंसर। ओके, जो एलिस स्पेंसर थी वो क्या थी, एक काउंटेस डाउजर थी डर्बी की। ओके, काउंटेस डाउजर ऑफ डर्बी, विडो थी
फर्डिनांडो स्टैनली की, उनकी विधवा थी। कौन? एलिस स्पेंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सटल थीफ ऑफ यूथ एज डिस्क्राइब्ड बाय मिल्टन? किसको कहा गया है सटल थीफ ऑफ यूथ? मतलब जिसने हमारे यूथ को क्या कर लिया? चुरा लिया। ये बात मिल्टन ने बोली थी। किसके बारे में? टाइम के बारे में। यू नो मिल्टन का जो सोनेट नंबर 7 है, आपने नाम सुना होगा, हाउ सून हैव टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। यू नो स्पीकर इसमें जो है मिल्टन मतलब लैमेट करते हैं कि कितना टाइम क्या होता है, कितनी जल्दी चला जाता है। टाइम ने क्या कर लिया है? उनके 23 ईयर चुरा लिए हैं। ओके, और उनके डेज जो है इतनी जल्दी मतलब पास हो चुके हैं, निकल चुके हैं इतनी रैश, मतलब इतना रश में कि उन्होंने अभी तक कुछ सब्सटेंशियल प्रोड्यूस नहीं किया है, मतलब कुछ भी इतना ऐसा कुछ करा नहीं है अपनी लाइफ में, और टाइम क्या हो रहा है? निकलता चला गया। ओके, तो उन्होंने सटल थीफ ऑफ यूथ किसको बोला? टाइम को बोला। ओके, यूटोपिया ऑफ गैलेंट्री इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है कॉमेडी ऑफ मैनर्स से। ओके, उससे संबंधित है ये। और मैंने आपको बताया था चार्ल्स ने क्या बोला था रेस्टोरेशन कॉमेडी को, मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर्स को क्या बोला था? आर्टिफिशियल कॉमेडी बोला था। ओके, और मतलब यूटोपिया जो गैलेंट्री है वो एसोसिएटेड है रेस्टोरेशन कॉमेडी से, मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर्स से, उसकी बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स एज ए कॉमेडी रिटन बाय ब्लैक गार्ड्स और ब्लैक गार्ड्स? किसने डिफाइन किया था कॉमेडी ऑफ मैनर्स को? ऐसे इस तरह से ये डिफाइन किया था लेस्ली स्टीफन ने। ओके, जैकोब ट्विस्टन एक लॉयर है, कहाँ पे अपियर होते हैं? ये अपियर होते हैं लॉयल्टी में, लॉयल्टीज़ कब आया था? 1922 में। ओके, और ये लॉयल्टी था 3 एक्ट में। ओके, और गाल्सवर्दी ने लॉयल्टीज़ के लिए कहा था कि ये जो है द ओनली प्ले ऑफ माइंड विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट नो मैनेजर विल रिफ्यूज दिस। यू नो गाल्सवर्दी ने कहा था कि केवल मेरा ऐसा प्ले है जिसे मैं कह सकता हूँ, जिसके बारे में कि जब मैं इसको फिनिश कर दूंगा ना तो कोई मैनेजर इसको क्या नहीं करेगा? मना नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉर्म सीन अपीयर्स। स्टॉर्म सीन कहाँ आता है? स्टॉर्म सीन आता है किंग लियर में। ओके, किंग लियर के एक्ट 3 सीन 2 में। स्टॉर्म सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन है इंटायर प्ले में, और क्या एक्सपोज करता है ये? मतलब इसमें जो स्टॉर्म सीन होता है एक्ट 3 सीन 2 में आता है किंग लियर में, ये जो इविल है उसको दिखाता है, उसको एक्सपोज करता है, जो अननेचुरल रिलेशनशिप था। यू नो जैसे जो स्टार्टिंग में क्या होती है, कॉनरेल और रीगन, उसकी दोनों बेटियां क्या करती हैं? किंग लियर को के सामने अच्छे होने का एक्ट करती हैं। ओके, और फिर बाद में उनका पता चलता है, तो ये सब रिवील होता है। ओके, और थोड़ा इसमें जो किंग लियर की वो है ना, थोड़ा जब उसे पता चलता है अपनी बेटियों के बारे में कि वे इतनी बड़ी वो हैं, और जो उसकी सबसे अच्छी बेटी है वो कौन है? कोर्डेलिया है। तो वो थोड़ा लियर की जो इनर टर्मोइल है, मैडनेस है, वो सब स्टॉर्म सीन में शो होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था, जॉय 1909 में आया था, जोसलिन मैच नहीं है। जोसलिन आया था 1898 में। ओके, और जोसलिन उनका फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल है गाल्सवर्दी का। ओके, जो पब्लिश हुआ था अंडर द नेम ऑफ जॉन सिंजोन। ओके, ये जो जोसलिन है ये पब्लिश हुआ था जॉन सिंजोन के नाम से। ओके, हु वाज लिलियन टू गाल्सवर्दी? लिलियन कौन है? गाल्सवर्दी की बहन है, याद रखना है आपको। ओके, और फादर का नाम मैंने आपको बताया था जॉन गाल्सवर्दी है, एक वेल्थी लॉयर थे। उनकी मदर का नाम है ब्लांच वैली। ओके, वाइफ का नाम आपको पता ही है, एडा, अपनी भाभी से शादी की थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स डिवोर्स ट्रैक्ट टेट्राकोर्डन? ओके, उसका नाम क्या था? मैरिज नोट। ओके, क्लोजली वोवन। आई फेल्ट वेल इट वॉज टू मच फॉर मी, ये जस्टिस में कौन कहता है? ओके, आई फेल्ट वेल, मैं अच्छे से महसूस करता हूँ कि इट वॉज टू मच फॉर मी, ये मेरे लिए क्या है? टू मच है। यू नो ये सारे करेक्टर
जस्टिस के हैं, फाल्डर, रूथ, फ्रॉम, फोक्शन, सब वहीं पे आए हैं। और ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है फ्रॉम ने। ओके, याद रखेंगे इस पॉइंट को। ओके, और जस्टिस क्या लिखा गया था? जस्टिस लिखा गया था टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ की, ब्रिटिश का जो नियम था उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लिखा गया था। एक 4 एक्ट प्ले है जस्टिस, और इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है, मतलब इतनी पॉपुलैरिटी थी कि आप आइडिया लगा सकते हैं। विंस्टन चर्चिल इसको देखने गए थे जब ये परफॉर्म हुआ था यॉर्क थिएटर में, लंदन में। ओके, ए सिंगल मोनोसिलेबिक राइम, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मस्कुलाइन राइम। ओके, और जो डबल सिलेबिक राइम होती है उसको बोलते हैं फेमिनाइन राइम। ओके, कौन सा गेम मेंशन हुआ है फ्यूजिटिव में? जो प्ले है कार्लसवर्दी का, उसमें कौन सा गेम मेंशन हुआ है? उसमें मेंशन हुआ है ब्रिज। ओके, और फ्यूजिटिव कब आया था? 1913 में। अनहैप्पी मैरिड लाइफ पे बेस्ड है, 4 एक्ट में है। उसमें जो मतलब क्लेयर जो होती है, CLARE, क्लियर, वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती, और वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति से को अपना प्यार देती है तो क्या होगी? वो अपना घर खो देगी और ह्यूमिलेशन फेस करेगी डिवोर्स का। तो वो कंक्लूड करती है बाद में कि जो पॉइजन की डोज है ना, वो ही उसका केवल सॉल्यूशन है। तो इस तरह की थीम है इसकी, फ्यूजिटिव की, अनहैप्पी मैरिड लाइफ पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्लसवर्दी का रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइंड एक्सप्रेशन इन द प्ले। कार्लसवर्दी का जो रिएक्शन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, उसका एक्सप्रेशन किस प्ले में शो होता है ये बताना। तो ये होता है द मोग। मोग कब आया था? 1914 में। ओके, 1914 में। और इसकी थीम क्या थी? स्टडी थी इसमें, स्टडी ऑफ मेंटेलिटी ऑफ ए मोब, जो भीड़ है उसकी मेंटेलिटी का अध्ययन। एक 4 एक्ट में प्ले था, और मोब के पास मोब को ही प्रेजेंट किया है। जैसे मोब के पास कोई ब्रेन नहीं होता, वो ऐसे ही सेंटिमेंटल पे चलती है। भीड़ कैसे चलती है? जैसे जो जिस तरफ को एक व्यक्ति कर रहा है, सारे लोग उसी तरफ को चलेंगे। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि इसको मारो मारो मारो, तो बस सारे लोग क्या करने लगेंगे? उसको मारने लगेंगे, चाहे उन्हें पता भी ना हो कि इसको क्यों मारा जा रहा है, क्या रीज़न है। इस तरह का ही दिखाया उन्होंने कार्लसवर्दी ने। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अटैक्ड बाय जर्मी कॉलर? तो इनमें से जर्मी कॉलर के द्वारा किसको अटैक्ड नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया? अब आपको पता होगा, जो स्टील है वो तो रेस्टोरेशन कमेटी के थे ही नहीं, तो इन्हीं के द्वारा मतलब अटैक्ट नहीं किया गया। इन पे ही मतलब जर्मी कॉलर ने अटैक नहीं किया, बाकी सब पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन कॉल्ड लिसिडस ए। मिल्टन ने क्या बोला लिसिडस को? ये क्या थी? एक मोनोटी थी। लिसिडस कब आया है? 1637 में। पेस्ट्रल इलेजी थी, और लिसिडस में ही मिल्टन ने क्या किया है? सारे जो अच्छे से प्रेजेंट किया है, स्ट्रेंथ ऑफ गुड पोइट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल, मतलब किसमें अकर होती है, ये किसमें आती है? तो आपको बता दूं, मिल्टन काफ़ी प्रभावित थे मुगल एम्परर से, इंडिया से। किस टाइम पे देख रहे हो आप, किस टाइम पे प्रभावित थे वो? पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा गया है? तो ये पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक 11 है उसी में इसका जिक्र हुआ है, आगरा का, लाहौर का, मुगल एम्परर का, मुगल साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन येट आई डू फियर दाई नेचर, इट इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ये बताना है लाइन कहाँ की है? तो ये लाइन है मैकबेथ की। मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ होती है वो ये लाइन बोलती है। उसको ना डरती है कि जो उसका हस्बैंड है ना, उसका नेचर जो है, जो उसका नेचर है वो कैसा है, मतलब वो चिंता कर रही है कि जो उसका नेचर है, जो उसका करेक्टर है, एकदम इसका करेक्टर कैसा है? फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, काइंडनेस से भरा हुआ है। तो वो जो है क्या नहीं करेगा, वो डंगर को मारने में क्या करेगा? वो उसके रास्ते में आएगा। उसका नेचर, जो उसका काइंडनेस से नेचर भरा हुआ है, ह्यूमन काइंडनेस से, वो उसके रास्ते में आएगा। तो वो क्या करेगा? जो उसका एम्बिशन है
वो क्या करेगा, वो उसको एम्बिशन नहीं पाने देगा। तो इस वजह से वो उस तरह से जो है लेडी मैकबेथ चिंता कर रही है कि उसको राजगद्दी जो राजा डंगर को मारने के बाद मिलेगी वो नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द periodicals described as a dangerous and revolutionary book, an insidious and embittered attack on our social system। ओके, तो ये किस में कहा गया है, ये जो लिया गया है ये सैटरडे रिव्यू से लिया गया है। ओके, फ्रेटर्निटी मतलब सैटरडे रिव्यू में लिखा गया था कि जो कौन सा प्रोटिकल है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है एज ए डेंजरस एंड रिवोल्यूशनरी बुक, एक बहुत ही डेंजरस और क्रांतिकारी किताब है, एक इंसीडियस और इम्बिटर्ड अटैक है। एक इम्बिटर किसे बोलते हैं, कड़वा, अटैक है सॉरी हमारे सोशल सिस्टम पे। तो ये बात हुई है फ्रेटर्निटी में। फ्रेटर्निटी कब आया था, 1909 में, याद रखेंगे, इसमें इसके लिए कहा गया है, फ्रेटर्निटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a novel whose theme is a woman trapped in a loveless marriage। एक ऐसा नॉवल बता रहा है जिसकी थीम क्या थी कि वुमेन क्या हुई है लवलेस मैरिज में, मतलब जहाँ प्यार नहीं है ऐसी शादी में है वो। हमारे इंडिया में जो इंडियंस है उसमें 80% शादियाँ ऐसी ही हैं। अब हमें ये बताना है कि ये किस में है। तो ये आपको बताया था मैंने, अभी ऊपर आया था ये क्वेश्चन, पैट्रिशन में बताया था ना कि वो चाहती है बाहर निकलना इस सब से, लेकिन वो नहीं निकल पाती। किसकी वजह से, क्योंकि उसको ह्यूमिलेशन देखना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा अपना, इसलिए। विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी डिस्क्राइब हिज लव अफेयर विद मिस मार्गरेट मॉरिस। गाल्सवर्दी के कौन से नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है। गाल्सवर्दी ने अपनी भाभी से शादी की थी, एडा से, ये आपको पता ही होगा। लेकिन जो मिस मार्गरेट मॉरिस होती है उसको जो है गाल्सवर्दी से प्यार हो जाता है ना। और 18 ईयर ओल्ड गर्ल थी ये। ओके, और क्या करती है, मतलब 18 ईयर ओल्ड गर्ल थी, डांसर थी। तो किसकी में हुआ है ये, डार्क फ्लावर में। ओके, डार्क फ्लावर एक इसमें जो है स्टोरी है जो डार्क फ्लावर में दिखाई है। एक ओल्ड मैन का लव अफेयर दिखाया है जिससे क्या होता है, जिसको 18 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। ओके, लेकिन उसको छोड़ देता है क्या करने के लिए, अपनी वाइफ की वजह से, मतलब अपनी वाइफ के लिए, ताकि वो फेथफुल रह सके। ओके, तो जो ये स्टोरी है मैंने आपको बता दिया किस पे बेस्ड है, गाल्सवर्दी के खुद का जो प्यार था ना, लव अफेयर हो गया था मार्गरेट मॉरिस से। वो जो थी मार्गरेट मॉरिस, वो 19 साल की थी, ओल्ड डांसर, उससे वो मिले थे 1910 में। ओके, और वो जो है एडा पियर्सन जो उनकी वाइफ थी, उनकी वजह से छोड़ देता है उसको, मतलब अपना कंटिन्यू नहीं रखता अपना लव अफेयर। और फिर क्या करते हैं, वो उसको पेरिस भेज देता है। और मतलब किसकी बात चल रही है, मार्गरेट मॉरिस की। और उसकी फाइनेंशियली हेल्प भी करता है वहाँ पे एक डांस स्कूल खोलने में बच्चों के लिए। और उसके बाद वो कभी नहीं मिलते। ओके, यूथ इज़ फुल ऑफ प्लेजर, एज इज़ फुल ऑफ केयर। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। एंटीथेसिस आपको पता ही है, कुछ अपोजिट होता है ना, अपोजिट ऑफ समथिंग। तो यूथ क्या है, प्लेजर से भरा हुआ है। और एज कैसी है, जब हम ओल्ड एज हो जाते हैं वो फुल ऑफ केयर होती है। तो पैशनेट पिलग्रिम में होता है, ये जो लाइन है पैशनेट पिलग्रिम की है, द पैशनेट पिलग्रिम 1599 में आया था शेक्सपियर का। एन ओल्ड मैन स्टाउट ऑफ हार्ट एंड स्ट्रोंग ऑफ लिम, एक बूढ़ा व्यक्ति, स्टाउट ऑफ हार्ट एंड स्ट्रोंग ऑफ लिम, हिज बॉडली फ्रेम हैड बीन फ्रॉम यूथ टू एज। ये कहाँ पे है लाइन, आपको बता दूँ, ये माइकल की बात चल रही है ना। माइकल एक होता है, मतलब काफ़ी वो अपनी उसको बचाना चाहता है, तो उसकी कॉटेज होती है इवनिंग स्टार, है ना। और माइकल की वाइफ का नाम क्या होता है, इसाबेल। माइकल के बेटे का नाम क्या होता है, ल्यूक। उसको बाहर भेजता है वो, लेकिन वो भी वहाँ जाके गलत संगति में पड़ जाता है, तो वो वहाँ पे फंस जाता है। एक पेस्टोरल नरेटिव था ये, ब्लैंक वर्स में लिखा था, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में 1800 में लिखा होता, और पब्लिश हुआ था
लिरिकल बैलेट के सेकेंड एडिशन में 1800 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वशल दस अबाउट योर डोर, व्हाट मीन्स दिस वसल बैटी फॉय, कितना वशल हो रहा है, मतलब कितना है ये तुम्हारे डोर पे, बैटी फॉय, व्हाट मीन्स क्या मतलब है इसका, बैटी फॉय, यू नो मैंने आपको बताया था ना, बैटी फॉय काम में बात बताई थी मैंने आपको, ईटेड बॉय पहले भी आया था ये क्वेश्चन, मतलब ये नहीं आया था, बैटी फॉय का जिक्र किया था मैंने, ईटेड बॉय में बताया था ना, एक बैटी फॉय की और उसका हैंडीकैप्ड बेटा होता है, इसकी स्टोरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई हैव फेल्ट ए प्रीसेंस, और मैंने क्या महसूस की है, एक प्रीसेंस, एक प्रीसेंस दैट डिस्टर्ब मी, जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, किससे, विद जॉय, आनंद से, यू नो, कहाँ की लाइन है, विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, यू नो। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे है। ओके, टिंटन एबे के तो आपको लाइन टू मतलब लाइन बाय लाइन सब याद ही करना है, और मतलब नेचर के लिए बोला है उन्होंने कि मैं महसूस कर रहा हूँ एक प्रेजेंस को, जो मुझे नेचर में बैठ के कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब इन द सेंस जॉय से डिस्टर्ब कर रही है, यू नो, एलिवेटेड थॉट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयरफॉर आई एम स्टिल ए लवर ऑफ मिडो एंड द वुड्स, इसलिए मैं अभी तक क्या हूँ, एक लवर हूँ, किसका, मिडोज का, वुड्स का, यू नो, जंगलों का। किसकी बात है ये, वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द म्यूज ऑफ एपिक पोएट्री, यू नो, एपिक पोएट्री की म्यूज कौन है, याद रखना है, वो है कलायपी। ओके, और सीलियो, सीलियो क्या है, म्यूज ऑफ हिस्ट्री, यूरेनिया म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यूट्रपी म्यूज ऑफ लिरिक पोएट्री, चारों का बता दिया मैंने आपको। ओके, एक बार रिपीट कर रही हूँ, कलायपी क्या है, म्यूज ऑफ एपिक पोएट्री, जो हमारा आंसर है, सीलियो म्यूज ऑफ हिस्ट्री, यूरेनिया म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यूट्रपी म्यूज ऑफ लिरिक पोएट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा, रेस्ट रेस्ट पर्टर्ब स्पिरिट, ये बोला था हैमलेट ने, यू नो, हैमलेट ने किससे बोला, कि हैमलेट ने भूत से बोला था, जो उसके फादर का भूत आया था ना, उसको बताने के लिए कि क्लाउडियस ने मर्डर किया है पॉइजन डाल के कान में, यू नो, तो तब हैमलेट जो है भूत से कहता है कि रेस्ट रेस्ट, मतलब वो उसे आराम करने के लिए कहता है कि वो उसका बदला लेगा उसके फादर की मौत का, इसलिए वो घोस्ट से बोलता है अपने फादर के। हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाल्डर इन गाल्सवर्दी जस्टिस वाज इम्प्रिजन, गाल्सवर्दी की जस्टिस में जो फाल्डर है उसको क्या किया गया था, इम्प्रिजन किया गया था, इसको सजा सुनाई गई थी ना, बिकॉज ही अल्टर्ड द चेक, उसने चेक बदल दिया था। ओके, नकली वो चेंज कर दिया था पैसों का अमाउंट, तो उसको कितने साल का इम्प्रिजमेंट मिला था, कितने साल की कैद मिली थी उसको, हमें ये बताना है। ओके, तो उसको मिली थी 3 years की। ओके, थैंक यू।